नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटे का फर्ज। माँ, घर के सभी दरवाजे को अच्छे से बंद कर देना और बाहर वाले गेट का भी अच्छे से ताला लगा देना। हम तो आज रात भर अपने ऑफिस में ही रहेंगे और सुबह को घर वापस आएंगे। हमारे ऑफिस में आज रात को पार्टी रखी गई है, इसलिए आज सभी लोग हमारे ऑफिस में ही रुकेंगे। मयंक अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, इसलिए माँ आप ध्यान से रहना और दरवाजे खिड़कियों को एक बार सोने से पहले अच्छे से चेक कर लेना। अनीता जी बोली, अरे बेटा, बहू भी जा रही है क्या तुम्हारे साथ में? माँ, आप हमेशा फालतू के सवाल क्यों पूछती हो? आपको तो पता है कि सुषमा भी इस ऑफिस में काम करती है, तो इसमें भला पूछने वाली कौन सी बात है? अगर वह उस ऑफिस में काम करती है तो वह तो जाएगी ही। हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों को साथ में ही पार्टी में जाना है। इसमें सोचने वाली कौन सी बड़ी बात हो गई है? नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। उस समय सुषमा अपने कमरे से आई और मयंक को बोली कि आप मुझे जल्दी से बाजार लेकर चलो, मुझे मेरी ड्रेस के मैचिंग की ज्वेलरी लानी है। मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन अब नहीं मिल रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। मयंक जल्दी से गाड़ी निकालकर सुषमा को बाजार लेकर चला गया। अनीता जी किचन में जाकर देखने लगी कि खाने के लिए कुछ बना है कि नहीं, क्योंकि उनके पति को दवाई भी लेनी होती है। उन्होंने पूरी रसोई को देख लिया लेकिन रसोई में कहीं भी खाना नहीं था। तब तक मयंक भी बाजार से आ गया था। अनीता जी बोली, आज खाने में क्या बनाया है? तुम्हारे पिताजी के खाने का समय हो गया है, उन्हें फिर अपनी दवाइयाँ भी लेनी होती है। सुषमा बोली, माँ जी, मेरे पास सब खाना बनाने का समय नहीं है। अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहूं या अपने ऑफिस की पार्टी के लिए तैयार हो जाऊं? आज तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तुम लोगों के लिए खाना बनाने का। और वैसे भी हम तो आज ऑफिस की पार्टी में जा रहे हैं, वहीं पर खाना खाएंगे। तुम्हें जो खाना है बना लो। मयंक और सुषमा दोनों तैयार होकर अपने ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गए। अनीता जी ने अपने पति के लिए खिचड़ी बनाने के लिए कुकर चढ़ा दिया। महेश जी कहने लगे, कितने दिनों से मैं मयंक को कहा था कि हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया है, उसको ठीक करवा दो, लेकिन हमारा बेटा तो कुछ सुनता ही नहीं है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम गर्मी में रहें या बिना गर्मी के। इतनी गर्मी पड़ रही है, कैसे इतनी गर्मी में रहें? लेकिन हमारे बेटे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी ही रहता है। आज हमारे कमरे के पंखे को खराब हुए 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से कहते कहते मैं तो थक भी गया हूँ, लेकिन बेटा तो कुछ सुनता ही नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि बहू ने जैसे ही कहा कि मुझे अपनी ज्वेलरी खरीदनी है, हमारा बेटा तो तुरंत ही अपनी बीवी को गाड़ी में लेकर बाजार चला गया और उसकी शॉपिंग करवा कर ले आया। लेकिन हमारे कामों के लिए तो हमारे बेटे के पास समय ही नहीं है। जून की कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, मैं तो ठीक से खाना भी नहीं बना पा रही हूँ इतनी गर्मी में। आजकल के बच्चों के पास माता पिता के लिए और उनके कामों के लिए समय ही कहाँ है, और बाकी सारी दुनिया भर के काम करने के लिए उनके पास समय ही समय है। तुमने वह जो हाथ का पंखा बनाया था वही दे दो, कम से कम इस गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। मेरे तो दम निकले जा रहे हैं, इतनी गर्मी में हाथ के बने पंखे को ही हिलाता रहूँगा। नींद तो इतनी गर्मी में आने से रही, कम से कम आराम से लेट तो सकते हैं। आंगन में भी जरा सी भी हवा नहीं लग रही थी और ऊपर से इतने सारे मच्छर भी काट रहे थे। अनीता जी बोली, कल मैं मयंक को बोलूँगी कि बेटा हमारा पंखा सही करवा दो, वरना हम तो इतनी गर्मी में मर ही जाएंगे, इससे तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। इतना कहकर अनीता जी रसोई में बर्तनों को रखने चली गई। उसके बाद बाहर जाकर गेट को लॉक करने चली गई। बेटा बहू के कमरे में गई, उनका गेट चेक करने की। उन्होंने गेट खुला या बंद तो नहीं छोड़ दिया है, तो उन्होंने देखा कि उनका गेट तो खुला हुआ है। जैसे अनीता जी उनके कमरे में गई तो उनके कमरे में काफ़ी ठंडक हो रही थी। उनके कमरे का एक एसी खुला हुआ था
उनके कमरे में जाकर अनीता जी को इतनी गर्मी में ठंड का एहसास हुआ। उन्हें वहाँ खड़े होकर चैन की सांस आ रही थी। एसी को बंद करने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि बेटा बहू सुबह तक ही आएंगे और यह एसी बेकार ही चलता रहेगा, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको बंद कैसे करना है। बहुत देर तक उन्होंने कोशिश की लेकिन बंद नहीं कर पाई। अपने कमरे में आकर के अपने पति को बोली, मैं तो मयंक अपने कमरे का एसी बंद करना भूल गया है। क्यों ना हम एक काम करते हैं, गर्मी भी इतनी पड़ रही है तो क्यों ना हम आज उनके कमरे में ही अपना बिस्तर लगाकर सो जाएं, कम से कम आराम से नींद तो आ जाएगी। अनीता जी अपने बहू और बेटे के कमरे में जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर दोनों सो गए। बहू और बेटे के कमरे में उन्हें एसी चलाने की वजह से इतनी अच्छी नींद आई कि उन्हें कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला और कब सुबह के 6 बज गए थे। ऑफिस की पार्टी खत्म हो जाने के बाद 6 बजे से जैसे ही उनका बेटा बहू घर आए तो उनके पास अपने कमरे की दूसरी चाबी थी। घर के दरवाजे को खोलकर मयंक अपने कमरे में आया। अपने कमरे में अपने माता पिता को लेटा हुआ देखकर बेटे बहू दोनों आग बबूला हो गए। दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। मयंक चिल्लाता हुआ बोला, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? यह मेरा और मेरी पत्नी का कमरा है, तो आप मेरे कमरे में क्यों सो रहे हो? अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए था। अनीता जी हड़बड़ाती हुई उठी और उन्होंने जल्दी जल्दी से महेश जी को भी उठाया। अनीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे बहू से अब क्या बोले। हमारे इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है कि नहीं? जहाँ देखो कोई भी मुंह उठाकर पहुंच जाता है। आप इतनी अपनी बहू बेटों के कमरे में सो रही हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? यह थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। आपका कमरा है तो फिर आप अपने कमरे में क्यों नहीं लेटे हो? अनीता जी बोली, बेटा हमारे कमरे का 1 महीने से बिजली का पंखा खराब पड़ा है, हमें इतनी गर्मी में नींद नहीं आती है। तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से उसको सही करवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुमने उसे सही नहीं करवाया है। रात को जब मैं तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद करने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा हो रहा था। मैंने एसी को बंद करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि तुम्हारा कमरा इतना ठंडा है तो क्यों ना हम इसी कमरे में सो जाएं। और वैसे भी तुम लोग तो यहाँ नहीं थे, एसी बेकार में ही चलता रहता, इसलिए तुम्हारे कमरे में ही हम अपना बिस्तर डालकर सो गए। ठीक है, अब उठाओ अपने बिस्तरों को यहाँ से और निकलो। यहाँ से जल्दी से मेरे कमरे को खाली करो। जरा सी भी शर्म नहीं आती है आपको? बेटे बहू के कमरे में सोने का इतना ही शौक है तो खरीद क्यों नहीं लेते एसी? और वैसे भी तुम लोग कब से एसी में सोने लगे? तुमने तो कभी एसी देखा भी नहीं होगा। बड़े आए एसी में सोने वाले। यह एसी मेरी मम्मी पापा ने मुझे दहेज में दिया था। इससे पहले तो तुमने कभी एसी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। सुषमा पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रही थी। मयंक खड़ा हुआ सभी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा था और अपनी पत्नी की बातों में ही हाँ में हाँ मिला रहा था। अनीता जी अपना बोरिया बिस्तर इकट्ठा करके अपने कमरे में चली गई, लेकिन सुषमा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने कमरे में बिना पंखे के सो जाते तो मर थोड़ा ही जाते, जो हमारे कमरे में आकर अपना बिस्तर डाल दिया। उन्होंने तो हमारे कमरे को भी गंदा कर दिया है। मुझे कमरे की सफाई दोबारा करनी पड़ेगी। महेश जी अपने कमरे में आकर अपने सर को पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनके बेटे बहू ने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि वह अपने आप को कोस रहे थे और सोच रहे थे कि वह अपने बेटे बहू के कमरे में जाकर क्यों सो गए थे। इससे अच्छा तो वह अपने कमरे में गर्मी में ही रह लेते, कम से कम उन्हें इतनी बातें तो नहीं सुनाई पड़ती। इतना तो सुकून से सो भी नहीं पाए थे कि जितना उन्हें उनके बेटे बहू ने सुना दिया। अनीता जी अपने पति को कहने लगी, जब से हमारे बेटे की शादी हुई है
हमारा बेटा तो बदल गया है। बहू जो कुछ भी कहती है वह तो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अपने माँ बाप की उसे तकलीफ दिखाई ही नहीं देती है। अपने आप तो एसी में सोते हैं और हमारे लिए तो पंखा भी नसीब नहीं होता। क्या हमें गर्मी नहीं लगती? और जब से बहू अपने घर से एसी लेकर आई है तब से उसने इसके गुणगान करती है कि मेरा तो जीना ही दुश्वार कर दिया है। सुबह के 6 बज गए थे। उनके बेटा बहू तो अपने कमरे में जाकर सो गए और अनीता जी और महेश जी को अब नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए वह अपने आंगन में ही बैठे रहे। आंगन में उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था। गर्मी वहां पर भी लग रही थी, लेकिन करते भी क्या, आंगन में बैठना उनकी मजबूरी थी। थोड़ी देर के बाद अनीता जी तो अपने घर के कामों में लग गई। बहू तो सारी रात पार्टी में थी, इसलिए वह तो सुबह जल्दी उठने वाली नहीं थी। वह तो अपने कमरे में जाकर सो गई थी और आज तो वैसे भी छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन तो बहू वैसे भी 10 बजे से पहले नहीं उठती थी। अनीता जी अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आती है और उसके बाद सभी के लिए खाना बनाकर रख देती है। महेश जी एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करते थे। जब तक वह कमाते थे तब तक तो घर में सब कुछ अच्छा था। घर का खर्चा भी महेश जी के पैसों से ही चलता था और तब तक उन्हें कोई समस्या भी नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने पैसे कमाना बंद कर दिया था। अब तो उनके बेटे की कमाई पर घर का खर्च चल रहा था। माता पिता को अपने बेटे के हिसाब से ही चलना पड़ता था। घर में हर चीज को अब तो मयंक ही देखता था, चाहे फिर वह एक दिन में देखे या एक महीने में, यह तो मयंक के ऊपर ही निर्भर करता था। अगर मयंक अपना काम होता है तो फटाफट से हो जाता है, लेकिन अगर माता पिता का कोई काम है तो कब सही होगा पता ही नहीं। महीने तक वह काम अटका ही रहता है। महेश जी अपने कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे थे और सोच रहे थे कि जब से उन्होंने काम करना बंद किया है तब से वह कितना परेशान हो गए हैं। उनके बेटे बहू का व्यवहार भी कुछ ज्यादा ही उनके प्रति बदल गया है। वह तो उन्हें कुछ समझते ही नहीं हैं। अब तो वह उल्टा सीधा सुनाने के साथ साथ मान मर्यादा भी भूल चुके हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि अपनों से बड़ों से किस तरह से बात करनी है। अरे अगर मेरी पत्नी को गर्मी लग रही थी, अगर वह उनके कमरे में जाकर सो भी गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया था जो मेरे बेटे ने उसे इतना सुनाया। हमने अपने बेटे बहू के लिए क्या कुछ नहीं किया। वह तुम दोनों को दिखाई भी नहीं देता है। 1 साल में मैंने अपनी नौकरी करनी छोड़ी है। उसके पहले तो मैं घर के सारे खर्चे खुद ही उठाता था। मैंने तो अपनी बहू बेटों पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई थी, लेकिन आज देखो मेरा बेटा मेरे कमरे का बिल देने के चक्कर में मेरे कमरे का पंखा भी ठीक नहीं करवा रहा है और अपने कमरे में एसी तक खुला छोड़ जाते हैं। अब तो महेश जी को अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें खाली बैठे रहना अब अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब अपनी पत्नी को घर के कामों में करते देखते और अपनी बहू को आराम करते देखते तो सोचते कि क्या अनीता जी का सारा जीवन रसोई का काम करते करते यूं ही बीत जाएगा। क्या यह झाड़ू पोछा उसे बुढ़ापे में भी लगाना पड़ेगा? क्या उसे कभी भी आराम नहीं मिलेगा? वह तो सुबह तैयार होकर आराम से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और घर में आकर जितना उसका मन करता है सिर्फ उतना ही काम करती है। और अगर उसका मन काम करने का नहीं होता तो काम को करती भी नहीं है। एक दिन अनीता जी टीवी देख रही थी। टीवी पर महाभारत आ रहा था। बहू ने आते ही अनीता जी के हाथ से टीवी का रिमोट छीन लिया और टीवी को बंद कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, पूरा दिन टीवी देखती रहती हो, लाइट का बिल तो हमें ही देना पड़ता है। सुबह शाम टीवी देखने की जरूरत ही क्या है? अब तो सिर्फ शाम को ही टीवी देखा करो, पूरा दिन टीवी चलाने की जरूरत ही क्या है? बेचारी अनीता जी अपनी बहू के इस व्यवहार से परेशान हो गई थी। बहू उसे टीवी भी नहीं देखने देती थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर महेश जी उठते हैं और उठकर बाहर चले जाते हैं। अनीता जी के प्रति उनकी बहू का व्यवहार महेश जी को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर महेश जी बेचैन हो गए थे।
अब उन्होंने सोच लिया था कि वह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि वह अपने ही घर में आराम से रह सके और अपनी पत्नी को थोड़ी बहुत सुख सुविधा दे सके, कुछ ऐसा करके जिससे वह अपनी बहू की बनाई बंदिशों से आज़ाद रहे और अपने मन मुताबिक अपने घर में रह सके और जो चाहे कर सके। महेश जी ने एक प्लॉट खरीदा हुआ था। महेश जी सोचने लगे कि क्यों ना उस प्लॉट को बेच दिया जाए। महेश जी ने अपने बेटे को कहा कि वह अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं और उस प्लॉट के लिए मुझे खरीदार भी मिल गया है। लेकिन मयंक तो प्लॉट को बेचने की बात सुनकर अपने पिताजी पर भड़क गया और कहने लगा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे जोड़ कर रखते हैं, लेकिन आप हो कि प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हो। उस प्लॉट को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश जी नाराज होते हुए कहते हैं, वह प्लॉट मैंने खरीदा था, मैं उसको बेचूं या रखूं तो वह मेरा है। जो कुछ भी करूं वह मेरी मर्जी है। जब तुम्हारे कमरे में हम तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं सो सकते तो तुम मेरे प्लॉट बेचने में अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? तुमने तो नहीं खरीदा था उस प्लॉट को। अपने पिता की बातों का मयंक के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपने पिताजी को देखता ही रह गया। प्लॉट को बेचने की बात सुनकर सुषमा और मयंक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर सुषमा बोली, मयंक आज तो तुम्हारे पिताजी बहुत नाराज लग रहे हैं। तुम एक काम करो, उनके कमरे के पंखे को ठीक ही करवा दो, जिससे उनकी नाराजगी थोड़ी तो कम होगी और किसी तरह से उन्हें प्लॉट बेचने से मना कर दो, वरना काम खराब हो जाएगा। महेश जी की नाराजगी को देखकर मयंक उनके कमरे में गया और पंखे को उतार कर ठीक करवाने के लिए ले जाने लगा। पीछे से महेश जी आकर बोले, इसे रहने दो, तुम्हें मेरे कमरे का पंखा सही करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद ही कर सकता हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना पंखा भी खुद ही ठीक करवा लूँगा। तुम्हारे भरोसे बैठकर बहुत देख लिया है, अब आगे से तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आगे से तुम्हारे भरोसे बिल्कुल नहीं बैठूंगा। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो मेरा दिमाग भी चल रहा है। मुझे जो लग रहा था कि अब मेरा बेटा नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, तो हम दोनों घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम पर तो और भी ज़्यादा बंधन लग गए हैं। हम तो पहले से भी ज़्यादा बंधनों में बंध गए हैं। मयंक तुम क्या सोचते हो? पंखे को ठीक करवाने से मैं प्लॉट को नहीं बेचूंगा? तो तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं। कुछ दिनों से महेश जी अपने में ही खोए रहते थे। थोड़े दिनों के बाद महेश जी ने बहुत ही अच्छे दामों में अपने प्लॉट को बेच दिया और उसके अच्छे खासे पैसे भी मिल गए थे। उनके प्लॉट पूरे 20 लाख रुपए का बिकता है। 19 लाख तो महेश जी ने बैंक में जमा करवा दिए, जिसका उन्हें हर महीने ब्याज भी आने लगा और उस ब्याज से अनीता जी और महेश जी के रोजमर्रा के खर्चे आराम से निकल जाते थे। अब उन्हें अपने बेटे बहू के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अपने छोटे मोटे खर्चों को खुद ही पूरा कर लेते थे। जो 1 लाख रुपए बचे थे, महेश जी ने अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा टीवी खरीदा और अपने कमरे में एसी भी लगवा लिया। जिस दिन महेश जी अपने कमरे में एक नया टीवी लगवा रहे थे और एसी लगवा रहे थे, उस दिन उनका बेटा बहू ऑफिस में थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके पिताजी ने अपने कमरे में टीवी भी लगवा लिया है और एक नया एसी भी लगवा लिया है। रोज की तरह मयंक और सुषमा अपने कमरे में चले गए। उन दोनों के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाज़ें आ रही थी कि पता नहीं उनका एसी खराब कैसे हो गया है। उनके कमरे का एसी तो चल ही नहीं रहा था। मयंक किसी एसी वाले को फ़ोन करता है अपने एसी को सही करवाने के लिए, लेकिन रात होने की वजह से मैकेनिक आने से मना कर देता है और कहता है कि सुबह को आकर ही देखूंगा। लेकिन मयंक और सुषमा को तो एसी में सोने की ही आदत थी। बिना एसी के तो वह लोग सोते ही नहीं थे। पंखा तो एक ही था जो उनके पिताजी के कमरे में लगा हुआ था और वह तो कितने दिन से खराब पड़ा हुआ है, जिसे मयंक ने ठीक ही नहीं करवाया था।
गर्मी से परेशान होकर मयंक और सुषमा आंगन में आकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर के कमरे से टीवी चलने की आवाज आ रही है। उन्होंने ध्यान से सुना और कहने लगे, मयंक, क्या तुम्हें टीवी चलने की आवाज आ रही है? हमारे कमरे का तो टीवी बंद है, तो फिर यह टीवी कहाँ चल रहा है? मुझे तो यह आवाज पिताजी के कमरे से आ रही है। मयंक अपने पिताजी के कमरे में गया तो देखा कि उनकी कुर्सी पर उनकी माँ बैठी हुई है और महाभारत देख रही है। पास में ही उसके पिताजी अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। पीछे से सुषमा भी आ गई और आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको कितनी बार मना किया है रात को टीवी मत देखा करो, फिर भी रात को इतनी देर तक टीवी देखकर बिजली का बिल बढ़ा रही हो। और यह इतना बड़ा टीवी कब खरीदा तुमने? कहाँ से आए इतने पैसे? तभी अचानक से सुषमा की नज़र कमरे में लगे एसी पर पड़ी। यह एसी कहाँ से आया? सुषमा चिल्लाती हुई बोली, और तुमने इसको कब लगवाया है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? सुषमा नेताजी के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी को बंद करने ही जा रही थी कि महेश जी सुषमा को कहते हैं, बहू, टीवी को बंद भी मत कर देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह टीवी तुम्हारा नहीं है, यह मैंने अपने पैसे से खरीदा है, इसलिए दोबारा से टीवी को बंद करने की सोचना भी मत। यह मेरा घर है और मेरा कमरा है, और हमें अपने कमरे में क्या करना है क्या नहीं, यह तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने कमरे में जो चाहूँगा वह करूँगा, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? और तुम पूछ रही हो ना कि ये टीवी और एसी कहाँ से आए हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूँ, जिसको मैंने बेच दिया है। अपने ससुर की बातों को सुनकर सुषमा खड़ी की खड़ी रह गई। उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। और यह सब मैंने अपने ही पैसों से खरीदा है, इसलिए आगे से कुछ कहने से पहले 10 बार सोच लेना। और वह सारे पैसे मैंने अपनी पत्नी के नाम पर अकाउंट में डाल दिए हैं। बेटा, तुम्हें तो कहते कहते पूरा 1 महीना निकल गया है कि हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया है, उसे ठीक करवा दो, लेकिन तुम्हारे पास तो हमारे कमरे का पंखा ठीक करवाने के पैसे तक नहीं हैं। तुम तो हमारे ऊपर 1000 रुपया खर्च करना भी नहीं चाहते, वह भी तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, जबकि हमने तो तुम्हारे लिए लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ रखी है जो तुम्हें दिखाई ही नहीं देती है। अगर तुम हमारे ऊपर थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकते तो हम अपने लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए कैसे छोड़ दें? उसी में से कुछ प्रॉपर्टी बेचकर अपना बुढ़ापा आराम से काट लेंगे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। और बहू, आज के बाद मेरी पत्नी को टीवी देखने से अगर मना किया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस घर की बिजली का बिल भी मैं ही भरूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम भी अपना एसी आराम से चला सकते हो, उसका बिल भी मैं ही दे दूंगा और तुम्हें मना भी नहीं करूंगा। महेश जी की बात सुनकर बेटा बहू चुपचाप खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिताजी ने उनके गाल पर यह ऐसा चांटा मारा जो उनकी गाल पर पड़ा भी नहीं, लेकिन निशान भी हो गया है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। दोनों अपने माता पिता के कमरे से बाहर आकर आंगन में बैठ गए। आज तो उनकी भी हालत खराब हो रही थी। बिना एसी के उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। आंगन में इधर उधर घूम रहे थे। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अपने पिताजी को कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके कमरे का एसी खराब हो गया है, तो क्या वह आपके कमरे में सो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। कमरे में सोने की वजह से उनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी। माता पिता भी तो ऐसे ही इंसान हैं जैसे हम लोग। उन्हें भी सर्दी गर्मी का एहसास होता है, लेकिन बच्चों के कारण सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, मजबूरी में ही कुछ बोलते हैं। माता पिता तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन हम उन्हें कठोर निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। अगर हम उनकी छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा कर दें तो ऐसे निर्णय लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब बेटा ही ऐसा कठोर दिल हो जाए तो सभी को ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपना सब कुछ तो वह बेटों को ही दे देती है और फिर उन्हीं के आगे हाथ फैलाते हैं। हमारे माँ बाप हमारे आगे
हाथ फैलाते क्या अच्छे लगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह तो एक पाप है। अरे सब कुछ तो उन्हीं का है, फिर वह हमारे आगे हाथ क्यों फैलाएं? तो क्यों ना ऐसा होने से पहले हम उनकी छोटी मोटी ज़रूरत को उनके कहने से पहले ही पूरा कर दें। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमारे दिल को भी सुकून मिलता है। करके तो देखिए। दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।